अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स महाना चैलेंज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, आज हमारे पास ना वालिदैन के भेजे हुए कुछ आर्टिकल्स हैं और एक बुनियादी सवाल है जो तकरीबन हर घर में गूंजता है। और वो सवाल क्या है? यही कि एक ही छत के नीचे एक ही माहौल में परवरिश पाने वाले दो बच्चों की शख्सियतें इतनी मुख्तलिफ क्यों होती हैं? बिल्कुल, बल्कि बाज़-औक़ात तो एक दूसरे से बिल्कुल उलट। ये वो सवाल है जो वालिदैन को अक्सर परेशान करता है और वो इसका इल्जाम अपनी तरबियत पर लेने लगते हैं कि शायद हमसे कोई कमी रह गई है। हाँ, कि शायद दूसरे बच्चे की तरबियत में कोई कमी रह गई। उन्हें लगता है कि अगर एक बच्चा फरमाबरदार है तो दूसरे को भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम गहराई में उतरेंगे। हम उन ज़राए का जायजा लेंगे और MBTI नामी एक नफ्सियाती फ्रेमवर्क की मदद से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ख्याल है। और इस सफर में हम दो फर्जी बहन भाइयों अली और फातिमा की मिसाल इस्तेमाल करेंगे ताकि ये समझ सकें कि उनके रवैये के पीछे क्या छुपा है। बेहतरीन ख्याल है। तो आइए अली और फातिमा की दुनिया में चलते हैं और उनके जरिए बच्चों की फितरत के इस कोड को समझने की या कह लें डीकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मंजर कुछ यूं है कि स्कूल का दिन खत्म हुआ, अली और फातिमा घर आए। अली जो बड़ा है घर में दाखिल होते ही बोलना शुरू कर देता है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही है, अम्मी आज पता है क्या हुआ, हमारे टीचर ने कहा, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल एक ट्रेन की तरह। हाँ, और दूसरी तरफ छोटी बहन फातिमा चुपचाप अपना बस्ता रखती है और सीधी अपने कमरे में चली जाती है, जैसे उसे पूरे घर से कोई मतलब ही ना हो। बिल्कुल। अब एक माँ के लिए ये सूरत हाल परेशान कुन हो सकती है। उसे लगेगा कि फातिमा शायद नाराज है या उदास है। और यहीं पर MBTI फ्रेमवर्क का पहला और सबसे बुनियादी उसूल सामने आता है, तवानाई का बहाव। तवानाई का बहाव यानी बच्चा अपनी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई हासिल कैसे करता है और खर्च कैसे करता है। ठीक है। तो अली जो आते ही बोलना शुरू कर देता है वो एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट? जी, ये वो बच्चे हैं जो अपनी तवानाई बाहर की दुनिया से, मतलब लोगों से बातचीत करके, एक्शन में रहकर हासिल करते हैं। उनके लिए बोलना सोचने का अमल है। अच्छा, तो वो बोलकर सोचते हैं? बिल्कुल, वो बोलकर अपनी सोचो तो तरतीब देते हैं। खामोशी उन्हें थका देती है। लेकिन यहाँ एक अमली मसला है। वालिदैन दिन भर के थके हुए घर आते हैं और उन्हें सुकून चाहिए। ऐसे में एक्सट्रोवर्ट बच्चे का नॉन स्टॉप बोलना उनके लिए बहुत भारी हो सकता है। जी, तो क्या कोई दरमियानी राय है जहाँ वालिदैन की जरूरत भी पूरी हो और बच्चे की फितरत भी ना दबे? बहुत अहम सवाल है। दरमियानी राय ये है कि बच्चे को मना करने के बजाय उसकी तवानाई को सही सिमत दी जाए। अच्छा, वो कैसे? आप कह सकती हैं, बेटा आपकी बातें सुनकर बहुत मजा आ रहा है, मुझे बस 5 मिनट दें, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर बैठकर आराम से आपकी सारी बातें सुनूंगी। इससे बच्चे को ये पैगाम मिलता है कि उसकी बात अहम है और वालिदैन को भी थोड़ा वक्त मिल जाता है। सही। और फातिमा का क्या? फातिमा जो अपने कमरे में चली गई वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट बच्चे अपनी तवानाई अपने अंदरूनी ख्यालात और एहसासात की दुनिया से हासिल करते हैं। अच्छा। स्कूल में सारा दिन लोगों के बीच रहकर उनकी सामाजिक बैटरी, आप कह लें, पूरी तरह खत्म हो जाती है। उन्हें उसे रिचार्ज करने के लिए तन्हाई की जरूरत होती है। तो फातिमा का कमरे में जाना उदासी नहीं बल्कि इसका अपनी बैटरी चार्ज करने का तरीका है। बिल्कुल, वो शर्मीली या गैर समाजी नहीं है, वो सिर्फ रिचार्ज हो रही है। तो हो सकता है आधे घंटे बाद वो खुद ही बाहर आ जाए। जी, शायद आधे घंटे बाद वो खुद ही बाहर आकर आपसे दिन भर की कोई खास बात शेयर करे। इंट्रोवर्ट बच्चों पर जबरदस्ती दोस्त बनाने या हर महफिल में शामिल होने के लिए दबाव डालना उनके लिए शदीद ज़हनी दबाव का बाइस बनता होगा। बहुत ज्यादा। उनके लिए सबसे तकलीफ दे सजा जाओ अपने कमरे में नहीं है। वो तो उनके लिए इनाम हो गया। बिल्कुल, उनके लिए सजा ये है कि तुम्हें अब सबके साथ बैठना पड़ेगा। हमें उनकी खामोशी और तन्हाई की जरूरत का एहतराम करना चाहिए।
अच्छा, तो ये तो हुई तवानाई की बात, लेकिन एक बच्चे का तवानाई लेने का तरीका उस बात पर भी तो असर डालता होगा कि वो अपने आसपास की दुनिया से मालूमात कैसे हासिल करता है। बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा आपने। मतलब क्या अली जो बाहर की दुनिया से तवानाई लेता है वो चीज़ों को भी ज़ाहिरी और ठोस सतह पर ही देखता है? जी, ये हमें MBTI के दूसरे पैमाने की तरफ ले जाता है, मालूमात का हुसूल। मालूमात का हुसूल। यहाँ दो अंदाज हैं, सेंसिंग और इंट्यूशन। अली जो एक एक्सट्रोवर्ट है, वो मुमकिना तौर पर सेंसिंग किस्म का बच्चा है। सेंसिंग यानी हवा से खमसा से ताल्लुक। बिल्कुल, ये बच्चे हकीकत पसंद और अमली होते हैं। वो अपनी 5 हवास पर भरोसा करते हैं। वो क्या है पर तवज्जो देते हैं, ना कि क्या हो सकता है पर। अच्छा, इसका मतलब है कि जब अली खिलौनों से खेलेगा तो वो लेगो सेट की हिदायत पर अमल करके बिल्कुल वैसी ही गाड़ी बनाएगा जैसी डब्बे पर बनी है। बिल्कुल, उसे इस अमल में सुकून मिलेगा क्योंकि वो एक ठोस हकीकी नतीजा देख रहा है। ये बच्चे अक्सर क्या वाले सवाल पूछते हैं, हम अब क्या कर रहे हैं, इसका क्या करना है। जी, और उन्हें रूटीन पसंद है क्योंकि रूटीन काबिले एतबार और हकीकी होती है। और फातिमा? अब फातिमा की तरफ आते हैं। वो एक इंट्रोवर्ट है और बहुत मुमकिन है कि वो इंट्यूटिव हो। इंट्यूटिव यानी तसव्वुराती? जी, ये बच्चे तसव्वुराती होते हैं। वो अपनी छठी हिस्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो चीजों के पीछे छुपे मतलब और इम्कानात को देखते हैं। तो फातिमा अपने कमरे में लेगो से गाड़ी नहीं बनाएगी, बल्कि शायद वो अपने तकियों का किला बनाकर ये तसव्वुर कर रही होगी कि वो किसी और सैयारे पर है। बिल्कुल दुरुस्त। वो क्या हो अगर की दुनिया में रहती है। वो खिलौनों को हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने के बजाय उनसे नई कहानियों और दुनियाएं तख्लीक करेगी। अच्छा, ये बच्चे अक्सर क्यों वाले सवाल पूछते हैं। आसमान नीला क्यों है, अगर हम उड़ सकते तो क्या होता। हाँ, ये सवाल तो बहुत आम है। रूटीन उन्हें बोर करती है क्योंकि ये उनके तखय्युल को महदूद करती है। यहाँ वालिदैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इंट्यूटिव बच्चे की अजीबो गरीब कहानियों को झूठ ना समझें। ओ, ये बहुत अहम बात है। ये झूठ नहीं, ये उनकी तख्लीकी सलाहियत का इजहार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सेंसिंग वालिद जो बहुत अमली सोच का मालिक है, उसके लिए अपनी इंट्यूटिव बेटी की ख्याली बातों को समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल। वो शायद सोचेगा कि ये वक्त का ज़िया है। और यही वो जगह है जहां गलत फहमियां जन्म लेती हैं। वालिद को ये समझना होगा कि बेटी की ये ख्याली परवाज ही उसकी जहानत की बुनियाद है। तो उसे डांटने के बजाय उसकी कहानी में शामिल होना चाहिए। मसलन, वाह, तो तुम्हारे किले में कौन कौन रहता है। इससे ना सिर्फ बच्चे की हौसला अफजाई होगी बल्कि बाप बेटी का रिश्ता भी गहरा होगा। ये तो बहुत ही अहम नुक्ता है। अच्छा, अब सबसे बड़े और मुश्किल मैदान की तरफ आते हैं। नज़्म ज़ब्त। जी, नज़्म ज़ब्त, उसूल और बच्चों की जिद। ये वो जगह है जहां वालिदैन सबसे ज्यादा बेबस महसूस करते हैं। फर्ज करें अली हर बात पर बहस करता है, मैं ये क्यों करूं, और फातिमा उसे जरा सी ऊंची आवाज में कुछ कह दे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तीसरा पहलू है जिसे MBTI फ्रेमवर्क फैसला साजी का पैमाना कहता है। फैसला साजी यानी क्या बच्चा मंतिक को तरजीह देता है या हम आहंगी को। अली जो हर बात पर बहस करता है वो थिंकिंग फितरत का है। थिंकिंग यानी सोचने वाला। जी, इन बच्चों के लिए दुनिया उसूलों और निज़ामों का एक मजमुआ है। जब आप कहते हैं क्योंकि मैंने कहा, तो आप उनके दिमाग के बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये नाफरमानी नहीं है? ये नाफरमानी नहीं बल्कि उनके सिस्टम में एक एरर है। तो जिसे हम बदतमीजी समझ रहे हैं वो दरअसल उसका अपनी दुनिया को मंतकी तौर पर समझने की कोशिश है। बिल्कुल। उनसे निपटने का सही तरीका क्या है फिर? असल कामयाबी तब होती है जब आप उन्हें सिर्फ वजह नहीं बताते बल्कि उन्हें उसूल बनाने के अमल में शामिल करते हैं। अच्छा, मतलब? मसलन, चलो मिलकर स्क्रीन टाइम के उसूल बनाते हैं ताकि वो सबके लिए मुनसिफाना हो। तुम्हारे ख्याल में क्या उसूल होने चाहिए? वाह, यानी उनकी मंतिक को अपना इत्तेहादी बना लिया जाए। बिल्कुल, आप उनकी मंतिक को अपना इत्तेहादी बना लेते हैं, मुखालिफ नहीं। उन्हें इंसाफ और गैर जानिबदारी बहुत अजीज होती है। जब उन्हें लगता है कि उसूल मुनसिफाना है तो वो खुशी से उन पर अमल करते हैं। और फातिमा जो इतनी हसास है, उसका क्या करें? फातिमा फीलिंग फितरत की है। ये बच्चे हम आहंगी और दूसरों के जज्बात को तरजीह देते हैं। फीलिंग यानी एहसासात। जी,
ان کے لیے فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کا دوسروں پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ آواز کے لہجے اور چہرے کے تاثرات کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر والدین غصے میں چیخیں تو وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی غلطی کیا تھی، وہ صرف اس جذباتی طوفان سے ڈر جاتے ہیں۔ تو بات ان تک پہنچتی ہی نہیں؟ بالکل نہیں، ڈانٹتے وقت بھی انہیں محبت اور یقین دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن آپ کا یہ کام اس لیے غلط تھا کیونکہ اس سے آپ کے بھائی کو دکھ ہوا۔ بالکل، آپ کو ان کے عمل کو ان کی ذات سے الگ کرنا ہوتا ہے۔ انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ برے نہیں ہیں، بس ان کا ایک کام غلط تھا۔ صحیح۔ یہ بچے خاندان میں امن قائم رکھنے والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سب خوش رہیں اور مل جل کر رہیں۔ ان کی اس حساسیت کو کمزوری سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یعنی ایک بچے کو منطق چاہیے اور دوسرے کو محبت بھرا لہجہ، یہ سمجھنا ہی آدھی جنگ جیت لینے کے برابر ہے۔ اچھا، آخری پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ جی، روزمرہ کی زندگی، صفائی ستھرائی اور وقت کی پابندی۔ علی کا کمرہ ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے، ہر کھلونا اپنی جگہ پر، جبکہ فاطمہ کے کمرے میں ہمیشہ لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آیا ہو۔ بالکل۔ یہ MBTI کا چوتھا اور آخری پیمانہ ہے، زندگی کا نظام و نسق۔ زندگی کا نظم و نسق۔ یعنی بچہ اپنی زندگی کو کس طرح منظم کرتا ہے۔ علی جس کا کمرہ صاف ہے وہ ججنگ فطرت کا ہے۔ ججنگ؟ براہ کرم اسے فیصلہ سنانے والا نہ سمجھیں۔ یہاں ججنگ کا مطلب ہے کام کو مکمل کرنا، یعنی کلوزر، اور ایک منظم اور منصوبہ بند زندگی کو ترجیح دینا۔ اچھا۔ یہ بچے دن کا منصوبہ پہلے سے جاننا چاہتے ہیں۔ ہم کب کھانا کھائیں گے، اس کے بعد کہاں جائیں گے۔ منصوبے میں اچانک تبدیلی انہیں سخت پریشان اور بے چین کر دیتی ہے۔ صحیح۔ وہ کھیلنے سے پہلے اپنا کام ختم کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ سکون سے کھیل سکیں۔ تو وہ بچے جو اپنی گاڑیاں ایک سیدھی لائن میں کھڑی کرتے ہیں یا رنگوں کے حساب سے چیزیں ترتیب دیتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں؟ جی، زیادہ تر وہی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں فاطمہ کی طرف، جس کا کمرہ بکھرا رہتا ہے۔ وہ پرسیونگ فطرت کی ہے۔ پرسیونگ۔ یہ بچے لچکدار، بے ساختہ اور کھلے ذہن کے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی ایک مہم جوئی ہے۔ اصول ان کے لیے سخت قوانین نہیں بلکہ ہدایت ہیں، جنہیں بدلا جا سکتا ہے۔ جی، جنہیں ضرورت پڑنے پر بدلا جا سکتا ہے۔ وہ کام شروع کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی زیادہ دلچسپ چیز نظر آ جائے تو پہلا کام ادھورا چھوڑ کر اس میں لگ جاتے ہیں۔ سخت ٹائم ٹیبل انہیں قید کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو ان ماؤں کا کیا بنے گا جنہیں صفائی کا بہت شوق ہے؟ کیا وہ ہر وقت ان کے پیچھے بھاگتی رہیں؟ ہر وقت ٹوکنا ان کی فطرت کو دبانے اور ان کی تخلیقی صلاحیت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ ان کے لیے ایک بہتر حل یہ ہے کہ ان کے کمرے میں بڑی ٹوکریاں یا ڈبے رکھ دیے جائیں اور ایک اصول بنا لیا جائے کہ دن کے آخر میں سارا سامان ان میں ڈالنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ اس سے کمرہ بھی نسبتاً صاف ہو جائے گا اور ان کی فطری آزادی اور بہاؤ بھی متاثر نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا بکھرا ہوا کمرہ ان کے بکھرے ہوئے دماغ کی نہیں بلکہ ایک تخلیقی اور کھلے ذہن کی علامت ہو سکتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کے طور پر ہمارا کام بچوں کی اصلاح کرنا یا انہیں اپنے جیسا بنانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا کام ان کے فطری ڈیزائن کو سمجھنا اور پھر اس ڈیزائن کے مطابق ان کی پرورش کرنا ہے۔ ان کی فطرت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کریں، ان کی طاقتوں کو پہچانیں اور ان کی کمزوریوں میں ان کی مدد کریں۔ بالکل۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کے غصے پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں تو نیچے کامنٹ میں پیرنٹنگ ٹپس ضرور لکھیں۔ اور جاتے جاتے ایک ختمی پیغام یاد رکھیں، ایک تھنکنگ بچہ بدتمیز نہیں، وہ منطقی ہے۔ ایک انٹروورٹ بچہ اداس نہیں، وہ پرسکون ہے۔ اور ایک پرسیونگ بچہ لاپرواہ نہیں، وہ لچکدار ہے۔ جب آپ ان کے رویے کے پیچھے کی فطرت کو سمجھ جاتے ہیں تو غصہ اور مایوسی کی جگہ ہمدردی اور سمجھداری لے لیتی ہے اور والدین کی زندگی خود بخود بہت آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ رشتہ لڑائی کا نہیں بلکہ شراکت داری کا بن جاتا ہے۔ میں سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ اب جب آپ اپنے بچے کی فطرت کے ان 4 پہلوؤں کو سمجھ گئے ہیں تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ آپ کی اپنی شخصیت کی قسم، آپ کا اپنا ڈیزائن آپ کے بچے کے ساتھ تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ کیا آپ دونوں ایک جیسے ہیں یا بالکل مختلف؟ اور یہ سمجھنا
آپ کے رشتے کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ چلیں اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جی، ویڈیو کو لائک کرنا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری اگلی گفتگو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔